क्वेश्चन नंबर 1, पाप पुण्य में कौन सा समास है? प्यारे साथी, आपसे पूछा गया है कि पाप पुण्य में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, कर्मधारय समास है, तत्पुरुष समास है या द्विगु समास है? तो यहाँ पर अगर आप पाप पुण्य की बात करें, यहाँ पर पहला पद प्रधान है और साथ में दूसरा पद भी प्रधान है और बीच में योजक साइन भी लगाए, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं यहाँ पर द्वंद्व समास है, यानी ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। द्वंद्व समास की अगर और उदाहरण की बात करूं तो जैसे आपसे पूछा जाए, जैसे नदी और नाले, नदी और नाले में कौन सा समास है, तो आप क्या बताओगे? तो कहोगे सर द्वंद्व समास है। जैसे आपसे पूछा जाए नर नारी में कौन सा समास है, तो आप क्या बताओगे? सर द्वंद्व समास है। अगर आपसे पूछा जाए ठंडा गर्म में कौन सा समास है, तो आप क्या बताओगे? ठंडा गर्म की बात की जाए, इसमें कौन सा समास है, फिर भी आप बताओगे द्वंद्व समास है। तो प्यारे साथी, अगर आपसे पूछा जाए पाप पुण्य में कौन सा समास है, तो आप बताओगे द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास की पहचान मैंने बताई कि दोनों पद प्रधान होते हैं, साथ में योजक चिन्ह यानी डेश का साइन लगा होता है। जैसे इसमें योजक चिन्ह लगा है, यहाँ पर भी योजक चिन्ह लगा है, यहाँ पर भी योजक चिन्ह लगा है। तो हम कह सकते हैं कि वह समास जिसमें दोनों पद प्रधान हो, साथ में बीच में योजक साइन भी लगा हो, उसे क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। इसके अलावा एक और पहचान है, जैसे पाप का अपोजिट होता है पुण्य, जैसे नदी का उल्टा क्या होता है? नाले। जैसे नर का उल्टा क्या होता है? नारी। ऐसे ठंडा का उल्टा क्या होता है? गर्म। ऐसे समास, ऐसे पद जिसके एक दूसरे के दोनों अपोजिट होते हैं, वहां पर भी द्वंद्व समास होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है त्रिलोचन में कौन सा समास है? आपसे पूछा गया कि त्रिलोचन, जिसके 3 लोचन है यानी जिसके 3 आंख होती हैं, वो कौन थे? भगवान शिव। ऐसा समास जिसमें कोई पद, पहला पद दूसरा पद दोनों प्रधान ना हो, किसी तीसरे प्रधान पद की ओर संकेत करता हो, वहां पर कौन सा समास होता है? तो आप कहोगे सर बहुव्रीहि समास होगा, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। त्रिलोचन किसे कहा गया है? भगवान शिव को कहा गया है, ये बात आपको ध्यान होगी। अगर आपसे जैसे पूछा जाए कि आपसे पूछा जाए जैसे लंबोदर, तो आप बताओ जैसे सॉरी यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे लंबोदर, तो आपसे पूछा जाए लंबोदर में कौन सा समास है, तो आप क्या बताओगे? यहाँ पर अगर आपसे पूछा है लंबोदर में कौन सा समास है, तो आप बताओगे बहुव्रीहि समास है। क्यों? जिसकी गर्दन लंबी, यानी वो कहे कौन थे? जिस लंबोदर, जिसकी लंबी गर्दन, जिसका लंबा उदर है, तो वो कहते, जिसे कहते थे गणेश जी को। जैसे आपसे पूछा जाए दशानन, जिसके 10 सिर है, 10 सिर वाला कौन था, तो आप क्या कहोगे? दशानन में कौन सा समास है, तो आप कहोगे बहुव्रीहि समास है। 10 सिर वाला कौन था, तो आप बता सकते हो रावण। रावण कैसा था? 10 सिर वाला था। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा है महावीर, यानी वीरों में महान, तो वो थे हनुमान। तो महावीर में कौन सा समास है, आप बताओगे कि बहुव्रीहि समास है। इस तरीके से आपको समास तैयार करते हुए चलना है। अगला क्वेश्चन है कि त्रिलोक में कौन सा समास है? प्यारे साथी, आपसे पूछा गया है त्रिलोक, वहां पर था त्रिलोचन, यहाँ पर है त्रिलोक, यानी 3 लोकों का समावेश, उसे कहते हैं त्रिलोक। तो उसमें कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा, बहुव्रीहि समास होगा, या तत्पुरुष समास होगा, या द्विगु समास होगा? यहाँ पर अगर आप बात करें त्रिलोक का मतलब 3 लोक, यहाँ पर 3 यानी 3 क्या है? संख्या है। जहाँ पर संख्या का बोध होता है, तो वहां पर कौन सी समास होता है, तो आप बताओगे वहां पर सर द्विगु समास होता है। जहाँ पर संख्या का बोध होता है, तो प्यारे साथी वहां पर कौन सा समास होता है? द्विगु समास होता है। जैसे आपसे पूछा जाए दोपहर, दोपहर, दोपहर में कौन सा समास है, तो आप बताओगे सर द्विगु समास है। जैसे आपसे पूछा है तिरंगा, तिरंगा 3 रंगों वाला तिरंगा, यहाँ पर कौन सा समास है, तो आप बताओगे द्विगु समास है। जैसे आपसे पूछा जाए चौराहा, चौराहा, तो इसमें कौन सा समास है, तो आप बताओगे सर द्विगु समास है। तो प्यारे साथी, आपको ध्यान रखना है, वह समास जिसमें संख्या का बोध हो, वहां पर कौन सा समास होता है? द्विगु समास होता है। जिसमें त्रिलोक में कौन सा समास है? द्विगु समास है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है यथार्थ में कौन सी संधि है? अब आपको बताना है कि संधि, देखो प्यारे साथी, आपको पता है संधि के 3 भेद होते हैं। स्वर संधि होती है, व्यंजन संधि होती है और विसर्ग संधि होती है। कौन सी? विसर्ग। ये 3 संधि आपको पता होंगी। तीनों संधियों में से यहाँ पर पूछा गया है यथार्थ में कौन सी संधि है। तो देखो यथार्थ जो है वो स्वर संधि में आता है। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? आपको पता है 5 भेद होते हैं। 5 कौन कौन से होते हैं? तो एक है दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, और 5वीं है अयादि संधि। अयादि,
ये आपको ध्यान रखना है कि स्वर संधि के कितने वेद होते हैं। आपको पता है स्वर संधि के 5 वेद होते हैं। कौन कौन से? मैंने यहाँ पर पहला अगर बात करें दीर्घ संधि है, यण संधि है, गुण संधि है, वृद्धि संधि है और अयादि संधि है। ये पांचों स्वर संधि के उदाहरण है। अब बात आती है क्वेश्चन की। क्वेश्चन में पूछा है यथार्थ में कौन सा संधि है, तो यहाँ पर संधि विच्छेद करके देख लो। यथा, अगर हम यथार्थ को सही तरीके से लिखें, यथा प्लस अर्थ लिख देते हैं तो यथार्थ हो जाता है। तो देखो यहाँ पर जो मिल रहा है दीर्घ आ मिल रहा है, यहाँ पर लघु आ मिल रहा है, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? दीर्घ आ बना देंगे। यहाँ पर दीर्घ संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि हो जाएगी, जिस ऑप्शन में ए वाला ऑप्शन राइट है। तो मैंने आपसे पूछा कि यथार्थ में कौन सी संधि है, तो आपने बताया दीर्घ संधि है। कैसे पहचान की? इनका संधि विच्छेद करके। संधि विच्छेद में क्या? देखो पहले पद का अंतिम हमने ले लिया, अंतिम अक्षर लिया और दूसरे पद का पहला अक्षर ले लिया, और ये दोनों हमने देखे कि यहाँ पर देखो दीर्घ आ है, यहाँ पर दीर्घ लघु आ है, ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे? दीर्घ आ बना देंगे। तो यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है महोदय में कौन सी संधि है। तो मैंने कहा कि सबसे पहले संधि पहचान करने के लिए संधि का विच्छेद करना आना चाहिए। संधि विच्छेद जैसे महोदय का अगर सही संधि विच्छेद देखें, महा प्लस उदय हो जाएगा। महोदय का सही संधि विच्छेद हो जाएगा महा प्लस उदय। इसमें देखो दीर्घ आ मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर दीर्घ आ मिल रहा है, यहाँ पर उ मिल रहा है, तो आ और उ मिलकर क्या बना देते हैं? तो आपको पता है ओ बना देते हैं। क्या बना देते हैं? ओ। अब ओ किस में आता है? तो आप कहोगे सर गुण संधि में आता है। ए और ओ, मैंने कहा ए और ओ किस में आते हैं? गुण संधि में आते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्यारे साथी, अगर और पहचान देखी जाए गुण संधि की, तो गुण संधि की एक और पहचान है जिसमें ओ की मात्रा लगी हो और ए की मात्रा लगी हो, तो वहां पर कौन सी होंगी? जैसे ओ की मात्रा होती है, ए की मात्रा आपको पता है, ए की मात्रा होती है जैसे सिर पर एक, और ओ की मात्रा होती है डंडे के साथ, यानी इस तरीके से ओ की मात्रा होती है। ये अगर दोनों मात्राएं कहीं पर भी दिख जाएं तो वहां पर सीधे आप क्या लगाओगे? गुण संधि लगा दोगे। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आई। लाइक करो, चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। अगला क्वेश्चन जरूर आंसर दे दो। देखो यहाँ पे लिखा है मतेक्य में कौन सी संधि है। आपको बताना है कि मतेक्य में कौन सी संधि है। अब मतेक्य में आपको संधि देखो, यहाँ पर दीर्घ संधि है, यण संधि है, गुण संधि या वृद्धि संधि। तो सभी स्वर संधि के उदाहरण है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर स्वर संधि ही आएगी। तो स्वर संधि का अगर इसमें देखें मतेक्य का सही संधि विच्छेद करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा मत प्लस एक के। इस तरीके से एक के बनेगा, ए से ऐसे। तो यहाँ पर देखो आपको पता है लघु आ है प्लस अय है, तो ये मिलकर क्या बना देते हैं? अय बना देते हैं। तो ऐसे यहाँ पर देखो मात्राएं सिर्फ पर दो हो गई हैं, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर सिर्फ दो मात्राएं हो गई, जैसे अय की मात्रा हो या औ की मात्रा हो, ए की या औ की मात्रा हो, तो वहां पर कौन सी संधि होती है? वृद्धि संधि होती है। यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि मतेक्य में कौन सी संधि है, तो आप बताओगे वृद्धि संधि है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है। अब आपको बताना है कि संयुक्त व्यंजन नहीं है। पहले आपको ध्यान रखना है कि संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है। और संयुक्त व्यंजन नहीं है तो वो कौन कौन से 4 होते हैं, पहले आपको ये भी ध्यान रखना है। जैसे छा है, त्रा है, ज्ञा है और ये स्रा है। इस तरीके से ये 4 व्यंजन कैसे होते हैं? संयुक्त व्यंजन है। इसमें ऑप्शन में ए में संयुक्त व्यंजन है, ऑप्शन अगर सी की बात करें इसमें संयुक्त व्यंजन है, ऑप्शन डी में संयुक्त व्यंजन है, ऑप्शन बी में संयुक्त व्यंजन नहीं है, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पर आपसे पूछा है इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो बी वाले ऑप्शन में जो सा है वो संयुक्त व्यंजन का उदाहरण नहीं है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो आप बताओगे 4 होती है। कौन कौन से हैं? छ, त्र, ज्ञ और श्रा। ये 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है य, र, ल, व किस वर्ग के व्यंजन है। आपको पूछा गया कि य, र, ल, व किस वर्ग के व्यंजन है। तो य, र, ल, व की बात करें तो ये 4 जो व्यंजन है, ये चारों व्यंजन आपको पता है क्या है, तो आप बताओगे ये चारों व्यंजन जो है य, र, ल, व, ये है अंतस्थ व्यंजन है। कैसे व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन है।
तो आपको याद हो गया कि या राला में कौन सा व्यंजन है, तो आप कहोगे सर सॉरी किस वर्ग के व्यंजन है, तो यार अलावा अंतःस्थ व्यंजन है। कैसे व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो आपको याद रखना है 4 होती है। कभी कभी पूछा जाता है ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4 होती है। वो कौन कौन से ऊष्म व्यंजन है ये आपको ध्यान रखना है। ये आपको ध्यान रखना है ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं, तो आप बताओगे 4 होते हैं। वो 4 कौन कौन से हैं जो मैंने स्क्रीन पर लिख दिए हैं। ये 3 सा और हा, ये चारों क्या है? ऊष्म व्यंजन है। अगर आपसे पूछा है ता वर्ग के व्यंजन कौन कौन से हैं, तो जो चा वर्ग में आते हैं तालव्य वर्ग के तालव्य वर्ग तालव्य किस वर्ग के व्यंजन आते हैं, तो चा वर्ग के जितने, जैसे चा है, छा है, त्रा है और सॉरी चा छा जा झा या, ये होते हैं। अगर आपसे पूछा है ओष्ठ व्यंजन कौन कौन से हैं, तो ओष्ठ व्यंजन जो होते हैं वो पा वर्ग के होते हैं, जैसे पा है, फा है, वाह है, वाह है, माँ है। ये सब व्यंजन कैसे होते हैं? ओष्ठ व्यंजन होते हैं। तो प्यारे साथी आपको यहाँ रखना है कि यहाँ पर आपसे पूछा गया या अलावा किस वर्ग के व्यंजन है, तो अंतस्थ व्यंजन है। आपसे पूछा है ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4 है। अंतस्थ व्यंजन है कौन कौन से? या अलावा। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं? ये सा 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 हा है। अगर आपसे पूछा तालव्य व्यंजन कौन कौन से हैं, तो चा वर्ग के आते हैं, चा छा जा झा या। ऐसे ही ओष्ठ व्यंजन के जो पा वर्ग के व्यंजन होते हैं वो जैसे पा फा वा भा मा, ये सब क्या है? ओष्ठ वर्ग के व्यंजन है। तो प्यारे साथी यहाँ पर जो भी मैंने इस क्वेश्चन से साथ में ऑप्शन से मैंने जैसे क्वेश्चन बनाने की कोशिश की है ऐसे ही आप तैयार कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस तरीके से क्वेश्चन अगर आपने तैयार कर लिए तो हिंदी में आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको चीज़ें तैयार हो रही हैं, आपको समझ में आ रहा है। तो अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो देखो यहाँ पर देव पगा लिखा है, भागीरथी लिखा है, मंदाकिनी है, भानुजा है। तो आपको बताना है कि गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपका पता है गंगा का भानुजा पर्यायवाची नहीं है। भानुजा किसका है? आपको पता है यमुना का है। किसका है? यमुना का है। यमुना का भानुजा कहा जाता है। यमुना को क्या कहा जाता है? भानुजा। यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है। आपसे पूछा है लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो यहाँ पर आपको बताना है किशोरी, सिंधुसुता, कमला, रमा। तो यहाँ पर आपको बताना है कि लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो किशोरी, सिंधुसुता, कमला, रमा, इनमें से चारों में अगर ऑप्शन देखें तो ये ऑप्शन जो है वो लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है, क्योंकि किशोरी किसको कहा जाता है? बालिका को कहा जाता है, यानी लड़की को किशोरी कह सकते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है एकाधिकार का विलोम शब्द है। आपको बताना है एकाधिकार का विलोम शब्द है अनेकाधिकार, सर्वाधिकार, परमाधिकार, परमाधिकार। तो यहाँ पर अगर बात करें एकाधिकार यानी एक अधिकार का एक अधिकार, उसका उल्टा अनेक अधिकार यानी सर्वाधिकार। यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी एक अधिकार की जगह सभी अधिकार यानी सर्वाधिकार, यानी बी हो जाएगा ऑप्शन आपका राइट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। कह रहा है कि जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो, यानी उसे क्या कहते हैं? जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो उसे एक शब्द में हम क्या कहेंगे, ये आपसे पूछा गया है। तो उसको कहेंगे अजात शत्रु। क्या कहेंगे? अजात शत्रु। यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है कि जो लोग समय का ख्याल नहीं रखते उनकी डैश डैश की जाती है, तारीफ की जाती है, शिकायत की जाती है, प्रशंसा या निंदा। तो यहाँ पर खाली स्थान पर क्या आएगा ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर तारीफ आएगा, शिकायत आएगा, प्रशंसा आएगा या निंदा आएगा। जो लोग समय का ख्याल नहीं रखते उनकी निंदा की जाती है। यहाँ पर तारीफ भी नहीं की जाएगी, शिकायत नहीं की जाएगी, प्रशंसा भी नहीं, सीधे निंदा की जाती है, उसकी हमेशा निंदा ही होती है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा गया? डी ऑप्शन राइट हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि अगली पंचवर्षीय योजना का डैश 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 तैयार किया जा रहा है। रूप तैयार किया जा रहा है, प्रारूप तैयार किया जा रहा है, कार्यक्रम या रूपरेखा। तो यहाँ पंचवर्षीय योजना जब तैयार की जाती है तो उसका प्रारूप तैयार किया जाता है। प्रारूप यानी एक शॉर्टकट समरी तैयार की जाती है, प्रारूप तैयार किया जाता है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है बी ऑप्शन राइट आ जाएगा। खाली स्थान पर क्या आएगा? प्रारूप आएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिल पक जाना का अर्थ है, आपको बताना है कि ये एक जो मुहावरा है इसका अर्थ क्या है। दिल पक जाना, अच्छा लगना, प्रेम ना होना,
अत्यधिक पीड़ित होना, कष्ट पहुंचाना। तो दिल पहुंचाना का मतलब क्या है? अच्छा लगना, प्रेम ना होना, अत्यधिक पीड़ित होना, कष्ट पहुंचाना। तो यहाँ पर इसका सही अर्थ है कि अत्यंत पीड़ित होना। दिल पक जाना का मतलब होता है अत्यंत पीड़ित होना। कहते नहीं उसका दिल पक गया, यानी बहुत पीड़ित है वो। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 9 2 11 हो जाना। 9 2 11 हो जाने का सही अर्थ क्या है? मिलकर कार्य करना, धोखे में पड़ना, निराशा बन जाना, रफू चक्कर होना। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 9 2 11 का मतलब रफू चक्कर हो यानी भाग जाना। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? आपसे पूछा गया है कि वीर रस का स्थायी भाव क्या है? शोक है, क्रोध है, उत्साह है या भय है? तो वीर रस का स्थायी भाव आपको पता है उत्साह है। अगर आपसे पूछा है शोक किसका स्थायी भाव है, तो आप कहोगे सर करुण रस का स्थायी भाव है। किसका? करुण रस का। शोक किस रस का स्थायी भाव है? करुण रस का। क्रोध आपसे पूछा है क्रोध किसका स्थायी भाव है, तो आप कहोगे रौद्र। रौद्र रस का स्थायी भाव है, रौद्र रस का स्थायी भाव है। तो क्रोध आपसे किस रस का स्थायी भाव है? रौद्र का। भय किसका है? भयानक रस का, भयानक। तो ये रस आपको ध्यान रखने हैं। रसों की संख्या कितनी है? 11 है, जिसमें आपको यहाँ पर जैसे आपसे पूछा है करुण रस का स्थायी भाव क्या है, तो आप बताओगे शोक। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? तो क्रोध। उत्साह किसका है? तो आप कहोगे वीर रस का। भयानक किस रस का स्थायी भाव है? तो भय का। भयानक का स्थायी भाव क्या है? भय है। तो ये ऐसे क्वेश्चन तैयार करना और ये क्वेश्चन जरूर आते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कि अर्ध सममात्रिक जाति का छंद है। अर्ध सममात्रिक जाति का छंद कौन सा है? रोला है, दोहा है, चौपाई है, कुंडलियां है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? दोहा हो जाएगा, यानी आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है अशोक के फूल के रचनाकार कौन है? कुबेर नाथ राय, गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ पर अशोक के फूल की बात करें तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखी है। तो ये क्या लिखा है? इस विधा का नाम आपको पूछा जाता है। तो आपसे पूछा है अशोक के फूल किसकी रचना है, तो आप बताओगे हजारी प्रसाद द्विवेदी की। और ये क्या है? निबंध है, काव्य संग्रह है, उपन्यास है, कहानी संग्रह है। तो आप कहोगे सर ये निबंध है। क्या है? निबंध। ये क्या है? एक निबंध है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए और इसका आंसर कमेंट में जरूर दे दीजिए। क्वेश्चन है गोदान के रचनाकार कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद्र जी, गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई है। पसंद आई है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में अपने दोस्तों के पास इसको जरूर शेयर कर दीजिए। कमेंट में आपको इसका आंसर जरूर देना है, क्योंकि इस कमेंट का इंतजार रहेगा। क्योंकि मुझे समझ में आएगा कि इतने बच्चों ने इस वीडियो को देखा और इतने बच्चों ने इस वीडियो का कमेंट में भी आंसर दिया। अगर आप कमेंट करते हैं तो हमें आप के कमेंट का इंतज़ार रहता है, और आपके कमेंट के माध्यम से हम ये समझते हैं कि हमारे बच्चे हमसे जुड़े हैं और हमारी चीज़ों को पसंद आ रहे हैं। अगर आपको हमारी चीज़ें पसंद आ रही हैं तो कमेंट करना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करना। और चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं उम्मीद करूँगा कि इसका आंसर आप ज़रूर कमेंट में देंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।